कि जो गुंडा राज था 1990 में और आज में यूपी में, उसमें क्या डिफरेंस है? गाजीपुर में मुख्तार अंसारी बैठे हुए हैं, लखनऊ में अन्ना महाराज बैठे हुए हैं, बबलू श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, प्रयागराज में अतीक बैठे हुए हैं। ये तो जैसे कहते हैं कि डकैतों का गिरोह बीहड़ में और माफिया को गिरोह शहरों में। मुख्यमंत्री अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, नेट जी। पे तमाम पिक्चरें हैं। जी जी। और एक मुख्यमंत्री है जो सदन के पटल पे कहता है मिट्टी में मिला दूंगा। इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। एक आईपीएस अधिकारी 10वीं फेल मंत्री की रक्षा कर रहा, कैसा महसूस होता था उसको? अब जनता और संविधान अगर इसकी अनुमति देता है तो हम आप कौन होते हैं उसको, लेकिन हाँ, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप उनके नाजायज हुक्म का पालन करें। सर, अपराधी जो है वो पैदा होता है या समाज उसको अपराधी बनाता है? तो क्रिमिनलिटी वॉज अ वे ऑफ लाइफ है। बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाते हो। सूबेदार पान सिंह तोमर को आप ले लीजिए, जी। पूलन देवी को ले लीजिए, इनको सर्कमस्टांसेस ने क्राइम की तरफ ढकेला। मुखबिर कैसे काम करता है पुलिस के सिस्टम में? ये साहब ये याद रखिएगा, जी। मरवा तो हम देंगे, लेकिन जो भी उसके गले में ज्वेलरी या जो भी उसके पास पैसा मिलेगा वो आपका नहीं होगा, वो मेरा। सर, आपके टाइम में आरुषि हत्याकांड हुआ, उसके बारे में क्या कहेंगे सर, क्योंकि वो आज तक सॉल्व नहीं है? जो हम लोगों ने चार्जशीट किया, जो CBI 2 ने चार्जशीट किया, वही असली दोषी है। सर, कोई आप अपना लाइव एनकाउंटर एक्सपीरियंस बताएंगे? कितने बताऊं? नमस्कार दोस्तों, आज का एपिसोड थोड़ा स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इंसान से जिन्होंने सिर्फ यूनिफॉर्म नहीं पहनी बल्कि उस यूनिफॉर्म की जिम्मेवारी को पूरी शिद्दत से निभाया। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर विक्रम सिंह सर, वो एक नाम जो इंडियन पुलिसिंग में रिस्पेक्ट के साथ लिया जाता है। 1974 बैच के आईपीएस ऑफिसर और उत्तर प्रदेश पुलिस के फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। 2007 से 2009 तक जब वो यूपी पुलिस के डीजीपी थे, तब उन्होंने एक ऐसे सिस्टम को लीड किया जो देश के सबसे डिमांडिंग पुलिसिंग एनवायरनमेंट में से एक है। आज भी विक्रम सिंह सर अपने एक्सपीरियंस और शार्प इंसाइट्स के जरिए सिक्योरिटी, गवर्नेंस और सोसाइटी के इश्यूज पर खुलकर अपनी बात रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं उनके साथ एक पावरफुल और धमाकेदार बातचीत। सर, द कुछ भी शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं सर आप? विराट जी, बड़ी कृपा की, आपने दर्शन दिया और अपने प्रतिष्ठित मंच पे मुझे अवसर दिया वार्तालाप का। मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ आप भी खैरियत से होंगे। सर, आपसे मिलना, आपसे बात करना, आपसे एक मंच शेयर करना बहुत सौभाग्य की बात है सर। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे शो पे आए। मेरा हो भाग्य भी। सर, आज हमने आपसे आपके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले सर मैं आपसे जानना चाहूंगा कि जो गुंडा राज था 1990 में और आज में यूपी में, उसमें क्या डिफरेंस है? एक कहावत है अंग्रेजी में, कंपैरिजन शुड बी बिटवीन कंपैरेबल्स। कोई मुकाबला नहीं है तब और अब में। तब तो बिल्कुल एक तरीके से अनाचार, दुराचार, व्याभिचार और जो भी दुर्व्यवस्था की पराकाष्ठा हो सकती है, वो अगर आपको दिखना था, वो नारकीय दृश्य, तो वो सीन हुआ करते थे। कैसे? हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या जी। होगा। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी बैठे हुए हैं, लखनऊ में अन्ना महाराज बैठे हुए हैं, बबलू श्रीवास्तव बैठे हुए हैं, प्रयागराज में अतीक बैठे हुए हैं, DP यादव बैठे हैं, जी। सुशील मूछ लक्कड़पाला, राजवीर रमाला। ये तो जैसे कहते हैं कि डकैतों का गिरोह बीहड़ में और माफिया को गिरोह शहरों में। लखनऊ राजधानी में अगर आप जाएं तो मालूम पड़ा काली SUV खड़ी है और विस्की की बोतलें बोनट पे है, आती जाती महिलाओं के साथ छिड़खानी हो रही है और वो फिक्रे कस रहे हैं और कोई किसी की हिम्मत नहीं कि बोल दे। अब आज अगर यही किसी ने अगर आत्मघात का जज्बा होता, कोई ये करता विराट जी, तो ये मान के चलिए मैं विस्की की बोतल और बाहुबली और गाड़ी गोमती में फेंक दिए जाते, पता नहीं लगता, और उनको कोई बचाने वाला नहीं होगा। आज ये दहशत आज है। आप देख लें कि तब 1990 के आसपास जी। एक मुख्यमंत्री अतीक के कुत्ते से हाथ मिला रहा है, नेट जी। पे तमाम पिक्चरें हैं। जी। जी। और एक मुख्यमंत्री है जो सदन के पटल पे कहता है मिट्टी में मिला दूंगा। तो आपको समझ में आया? जी। एक पीर घाट, एक मीर घाट, जी। तो कोई मुकाबला नहीं है। वो जो नारकीय परिस्थितियां थी, ये आज सुखद अनुभव है। हालांकि आलोचना करने वालों की कमी आज भी नहीं आज है। भी नहीं है। ये वाद और वो वाद, कोई वाद नहीं है। यहाँ एक वाद है, बदमाश को मिट्टी में सिगरेट की बट की तरह बूट के नीचे रख के रगड़ दो। रगड़ दो। यही वाद है और यही कोई बात। वाद नहीं। सर, जब 1990 था तो पुलिस और माफिया हैंड टू हैंड काम करते थे, कैसे? हैंड टू हैंड, एक सिक्के के दो पहलू थे। एक पहलू माफिया था, दूसरा पहलू ये था। पुलिस। आपका राजू पाल
की हत्या होती है। और वो हालांकि काफी बाद की बात है, शायद 2005 की, लेकिन सन 90 में भी ऐसी घटनाओं की कमी नहीं होती थी। लोग कहते थे कि नोएडा में कोई व्यापार नहीं है, यहाँ केवल अपहरण उद्योग है, जबरन धन वसूलना भी एक व्यापार है। तो करोड़ों का टर्नओवर इसी से होता था। ये मैं मानने को तैयार नहीं कि जहां अच्छे अधिकारी जाते थे, वहीं सन 91 में कल्याण सिंह जी जब आए तो सबके एक लगता था ग्रहण लग गया। आप 90 की बात कर रहे हैं, जी। 90 तक की जो ये दुर्व्यवस्था थी, क्या कारण था कि श्री कल्याण सिंह जी के आते ही इन सब पे ग्रहण लग गया? मालूम पड़ता कि अपराधियों को मार्केश या साढ़े साती लग गई, सब छोड़ के भाग गए। शासन प्रशासन की जब इच्छा शक्ति थी तो जो व्यापारिक गठजोड़, लेकिन आपके स्पष्ट प्रश्न का मैं स्पष्ट उत्तर देना चाहूंगा। जी। एनएन वोरा कमेटी बनाई ही इसीलिए गई थी कि अपराधी, माफिया जो है, ब्यूरोक्रेट और राजनेता, इनका जो गठजोड़ है, इसके बारे में कैसे अनावरण करें और क्या रोड मैप होना चाहिए। तो एनएन वोरा कमेटी ने जो आपका प्रश्न है, जी। वो आज भी यक्ष प्रश्न है। आज आप कह दें कि संबंध कम ज्यादा तो हो सकता है, समाप्त तो आज भी नहीं नहीं हुआ है, हुआ है। लेकिन तब प्रगाढ़ संबंध था, पारिवारिक संबंध था। आज जरा रिमोट से है और बहुत ही मतलब माइक्रोस्कोपिक लेवल पे है, और जो है वो भी अंतिम सांस से आईसीयू में गिन रहा है। सर एक सवाल मेरे मन में आया आपसे बात करते करते। सर जैसे आप आईपीएस रह चुके हैं, लेकिन कभी ऐसा नहीं लगता था कि एक आईपीएस अधिकारी 10वीं फेल मंत्री की रक्षा कर रहा है? कैसा महसूस होता था उस टाइम? क्यों नहीं? बिहार में एक मुख्यमंत्री बने, वो डिसमिस्ड कांस्टेबल थे और आईपीएस अफसर जाके सलाम बजाते थे। लोगों ने यही सवाल, किसी ने उनसे कहा कि साहब हमें बड़ा बुरा लगता है कि हम इतने पढ़े, मैं रियल लाइफ बता रहा हूँ। एक साहब थे अमेरिका से, रॉकेट साइंस से पीएचडी करके आए, आईपीएस में आए। उन्होंने ये कहा कि साहब मुझे बहुत छाती पे, अंतर आत्मा पे बोझ रहता है कि इस तरीके के लोग 10वीं फेल, क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स, उनकी प्रोटेक्शन में उनके आगे सलाम, उनका क्या फर्क पड़ता है? बिहार में ये राजनेता थे, डिसमिस कांस्टेबल हैं, वो मुख्यमंत्री बन गए हैं। जी। तो अब जनता और संविधान अगर इसकी अनुमति देता है तो हम आप कौन होते हैं उसको? लेकिन हाँ, ये कहीं नहीं लिखा है कि आप उनके नाजायज हुक्म का पालन करें। आप काम वही करेंगे जो कि कानूनी तौर पे औचित्यपूर्ण हो और विधि सम्मत हो। अन्यथा आपकी कोई मजबूरी नहीं है कि आप हर अल्लम गल्लम जो भी आदेश आता है उसका पालन करें। ये कोई आपकी मजबूरी नहीं है। लेकिन सर जो ऊपर से आदेश आता है उसको कहीं ना कहीं तो पालन करना ही पड़ता है। कोई ज़रूरी नहीं है। नहीं। जो जो जायज़ है, उनका पालन होगा, जो नाजायज़ है, उनका पालन नहीं होगा। ये गलतफ़हमी आ गई है लोगों को शायद, ये जो फ़िल्में आ रही हैं दबंगम, सिंघम आदि की, इस जी। तरीके की फ़िल्में, उसको देख के। भाई हमारी तो ज़िंदगी बीत गई यही सब देखते हुए। आप उनका साहब ये मैं मंत्री बोल रहा हूँ, ये आदेश मैं भेज रहा हूँ। उनका आप कर देंगे? हमने कहा जायज़ होगा तो कर दूँगा तुरंत। उन्होंने कहा जायज़ ना हो तो बिल्कुल नहीं होगा। कहा मैं मंत्री, उन्होंने कहा आपने पहली बार भी कहा था मंत्री जी, मैंने आपकी बात भली-भाँति सुनी। जी। मैं ऊँचा नहीं सुनता हूँ, अभी मेरे कैपेसिटी सुनने समझने की बिल्कुल बरकरार है। जी। तो वो ऑर्डर चूँकि नाजायज़ था, मैंने फ़ोन किया कि ऑर्डर इल्लीगल है, ये नहीं होने वाला है। तो भाई साहब पे उतारा कि भाई साहब देख लीजिए, क्योंकि ये होने वाला नहीं है। कहा कोई और सूरत बताइए कैसे होगा? कहा मेरा तबादला कराइए और जो मेरे प्रतिस्थानी आए मुझे रिप्लेस करने वाला, वो ऐसा हो जो नाजायज़ हुक्म का पालन करे। मैं नहीं करूँगा जब तक मैं। लेकिन सर ट्रांसफर तो फिर तो बहुत होते होंगे ऐसे। खूब होते थे ट्रांसफ़र, क्या दिक्कत है? इसको तो ट्रांसफ़र क्यों, आपको परहेज़ क्यों? किसी भी ऑफ़िसर के करियर में 17 से लेकर के 25 तबादले होने ही होने हैं, तो क्या ठीक है तबादला, तो आपको ट्रांसफ़र डिस्टर्बेंस अलाउंस मिलता ही है, ट्रांसफ़र अलाउंस मिलता ही है, परिवार के आपको टीए, डीए मिलता ही है, दिक्कत क्या है आपको? हाँ, डिसरप्शन जो होता है, बच्चों के स्कूल, बच्चों की यूनिफ़ॉर्म, बच्चों की पढ़ाई में व्यवधान वो होता है। तो अब चूँकि ट्रांसफ़र्स कुछ ज़्यादा होने लगे हैं, जी। तो लोग ये करते हैं कि जैसे जो वेस्टर्न यूपी वाले हैं, वो नोएडा में अपनी व्यवस्था परिवार को सेट कर लेते हैं। जो सेंट्रल और ईस्टर्न यूपी के हैं, लखनऊ में सेट कर लेते हैं। बच्चों को एक जगह रखते हैं और ट्रांसफर पे अपनी अटैची ब्रीफकेस लिए और जाके चार्ज ले लेते हैं। पहुंच जाते हैं। जी हाँ। सर आपने 36 साल पुलिस को दिए हैं। सर ये जो किडनैपिंग और एक्सटॉर्शन का मामला है, ग्राउंड लेवल पे कैसे एग्जीक्यूट होता है? देखिए गैंग्स होते हैं, गैंग्स का इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है। उनके इंफॉर्मेशन सिस्टम में ये हो जाता है कि आज इनके पास बहुत माल है, भले ही वो टू व्हीलर पे चलते हों, लेकिन जो नौकर चाकर आसपास के लोगों को बता देते हैं कि सेठ जी के यहाँ अटैचियों में नोट भरा हुआ है। तो ये मान के चलिए कि जब इस तरीके के घटनाक्रम होता है, उनके इंफॉर्मेशन देना। अब जैसे मैं आपको रियल डे बताता हूँ, जी। भदोही जिला है, जी। कालीन का काम अच्छा होता है, जी। एक्सपोर्टर है।
मुन्ना बजरंगी जो नंबर 2 था मुख्तार अंसारी गैंग का, फोन जी। करता है कि सेठ जी बड़ा अच्छी बरकत हो रही है, खूब माल कमा रहे हो, जरा 5 करोड़ तैयार करो, मैं बताऊंगा मैं कब आ रहा हूं लेने। तो सेठ जी ने भी कच्ची गोलियां नहीं खेली थी, करोड़ों का टर्नओवर था उनका। जी। उन्होंने भी लखनऊ डीजीपी मुख्यालय और सरकार में शिकायत की कि साहब इस तरीके से फोन आया है। तो समझते थे कि अब मैं महफूज, मुझे दो सिपाही आर्म्ड मिल गए हैं, अब मेरा कुछ होने वाला नहीं है। जी। मुन्ना बजरंगी का फिर होता है और 50 माँ बहन की गाली दे के कहता है कि तुम समझते हो कि तुम बच जाओगे, अब तुम ऐसा करो, जब तुम अपने को सुरक्षित समझो, लखनऊ से डीजीपी से और गवर्नमेंट से कहो तुम्हें ब्लैक कैट कमांडो एसपीजी कमांडोज दे दें और तोप लगवा लो, और जब तुम अपने को सुरक्षित समझ लो तो हमें बता देना, उसी दिन आकर के तुम्हें 50 जूते मार करके और तुम्हारी छाती में गोली मार करके मैं लूंगा रुपए, और अब 5 करोड़ नहीं लूंगा, अब लूंगा 10 करोड़। समझ रहे हैं? दबंगई भी, इंफॉर्मेशन सिस्टम भी, और उसके बाद भी कैश में कारोबार करने वाले, बहुत ज्वेलरी खरीदने वाले, जैसे इनकम टैक्स विभाग के जो तौर तरीके हैं पता लगाने के, कि ऑस्टेंटेशियस एक्सपेंडिचर जो बहुत कर रहे हैं। मालूम पड़ा 50 लोग ताश खेलने स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, वो बात छुट्टी ट्रैवल एजेंट ही बता देगा। तो ये चीज विराट जी जब क्रिमिनल को मालूम पड़ती है तो उसके तौर तरीके बदल जाते हैं, कि अगर 50 लोग लेके आप स्विट्जरलैंड और लंदन जा रहे हैं जुआ खेलने, जी। तो जरा कुछ उसी के बराबर जरा धनराशि हमारे तैयार रखिए समाज सेवा के लिए। इंटेलिजेंस सिस्टम, आपका एक्सटॉर्शन, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग, बूथ कैप्चरिंग, इलेक्शन की रिगिंग, ये सब तमाम चीजें आती थी कि जो बाहुबलियों ने इकोनॉमिक्स के चलते कमाई का जरिया बना लिया था। लेकिन सर ये आज भी है कहीं ना कहीं, या आज खत्म हो गया पूरी तरीके से? खत्म तो खैर नहीं हुआ, लेकिन ये मान के चलिए 99% तो खत्म हो गया है। लिमिटेड, बहुत लिमिटेड, अगर कहीं इक्का दुक्का एक्सेप्शन अपवाद के तौर पे हो जाए तो हो जाए। बूथ कैप्चरिंग खत्म, कॉन्ट्रैक्ट किलिंग खत्म, जबरन धन वसूलना कहीं इक्का दुक्का हो जाए, किडनैपिंग फॉर रैंसम टोटली खत्म। खो टोटली खत्म। सर जैसे ये जो क्राइम करते हैं लोग, ये जो क्रिमिनल्स होते हैं, इनका और राजनेताओं का बहुत बड़ा नेक्सस है। तो इसमें आप कैसे देखते हैं कि एक पुलिस वाला कैसे काम करता है इनमें? पुलिस वाला नहीं है अगर इसमें काम न कर सके। वो जब काम करता है तो वो पूरा गैंग चार्ट बनाता है, और गैंग चार्ट जब बनाता है तो उसमें एक खाना होता है इस गैंग के मददगार, और जब मददगार की बात आती है तो उनके मददगार लिखे जाते हैं। और पुलिस वाले भी कच्ची गोली खेल के नहीं आते हैं, आईपीएस में या डिप्टी एसपी नहीं बनते हैं। जब वो कहता है कि मेरे मददगार के, इसका सबूत दो कि तुम कहते हो कि ये एमएलए साहब, एमपी साहब, ये मंत्री जी मददगार हैं, तुम बताओ। तो वो बताते हैं कि साहब हम इनके घर जाते हैं। घर अंदर से कैसा है? घर के अंदर से जब जाते हैं तो पीछे के दरवाजा खुलता है कि दरवाजे के पीछे पेड़ किस किस चीज के लगे हैं। तो बताया गया कि साहब 2 आम के हैं, 1 कटहल का है। उसके बाद कल्लू नाम का आदमी आता है। कल्लू नाम का आदमी ले जाता है तो बैठके का रंग दीवार का कैसा है, किसकी फोटो लगी है, और उसमें कितने सोफे लगे हैं, पूरा चित्रण, ये सब रिकॉर्ड हो रहा है। ये ऐसा नहीं है, जी। हर चीज उसका बयान रिकॉर्ड भी हो रहा है, वीडियोग्राफी भी हो रही है। और आपने जब रिकॉर्ड कर लिया, घर का पूरा नक्शा उसने खाका खोल दिया। खाका खोलने के बाद अब आपने जाकर के मुख्यमंत्री जी को बता दिया कि साहब ये रिपोर्ट आई है, तो उन नेताओं को बुलाया जाएगा। उनका साहब ये सरासर मुझको बदनाम करने के उद्देश्य से मेरे पाक दामन पर धब्बे लगाने की कुंसित प्रयास किया जा रहा है। क्या कुंसित प्रयास किया जा रहा है? जरा ये वीडियोग्राफी सुन लीजिए, ये आपके घर का नक्शा है कि नहीं है? तो जाड़े के टाइम में 24 दिसंबर में भी नेताजी के पसीना टप 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 ऐसे गिरने लगता है जैसे मालूम पड़ा कोई झरना चू रहा हो। तो अगर आप अपना काम करना जानते हैं, नेक्सस तो है, कि बिना नेक्सस के इस खाद पानी के कोई बड़ा गिरोह चल नहीं सकता है। और टेप सुना दिया। शुरुआती दौर में जी। वीडियोग्राफी तो होती जी। नहीं थी, तो जी। टेप होते थे। बाद में वीडियोग्राफी भी होने जी। लगी। जी। फिर उसकी पेन ड्राइव्स बनने लगी, जी। और वो हर चीज रखी जाती गई। और फिर हम लोग अपने ही लेवल पे, नेताजी आपका बयान लेना है क्योंकि साहब ये बनने और भोंदू आए हैं, इनका इंट्रोगेट करने में, ये आपका नाम ले रहे हैं। सरासर वो मैं जानता हूँ सरासर गाली दे रहे हैं, बड़े पाजी हैं, रंजिशन आपका नाम ले रहे हैं, जी। लेकिन जो बातें बता रहे हैं उनकी काट जरूरी है। क्योंकि वो जो बातें बता रहे हैं कि जो आधी अटैची ब्रीफकेस नोट गया था, उन्होंने आपको दिया था, तो आपने गिना, गिनने के बाद आपने 2 थप्पड़ मारे, कहा कि नोट कम है। तो तमाम चीजें हैं, और ये भी मूर्ख नहीं था, इसने भी स्पाई कैंप से उसको रिकॉर्ड कर रखा है। तो आप अगर काम जानते हैं विराट जी, तो ऐसा नहीं है कि कोई कितना भी तुर्रम खां क्यों ना हो, ठीक बात है। आप अपनी बात प्रूव कर सकते हैं। प्रूव कर सकते। सर अपराधी जो है वो पैदा होता है या समाज उसको अपराधी बनाता है? ये जो दोनों। जितने नाम आपने लिए, हम्म, ये सारे मतलब पैदा ही अपराधी हुए थे या समाज ने बनाए इन्हें? दोनों। दोनों से? मिसाल, जी। अतीक
अतीक का बाप फिरोज तांगा चलाता था। अतीक जिस वातावरण में, जिस इकोसिस्टम में पला बड़ा, क्राइम नस-नस में थी। भाई भी क्रिमिनल, वो भी क्रिमिनल, तो क्रिमिनैलिटी वाज़ अ वे ऑफ लाइफ। इसको मैं कहता हूँ कि जिस इकोसिस्टम में ये जो परवरिश उसकी हुई, तो मैं समझता हूँ कि ये, और उसने अपने बेटों के लिए रिकॉर्डिंग है, ज़रा देख लीजिएगा, उसको सुनाइएगा अपने दर्शकों को, कि सुन लो, हमें अपने बेटों को डॉक्टर, इंजीनियर नहीं बनाना है, जो काम मैं कर रहा हूँ, वही मेरे बेटे भी करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि जैसा होगा पेड़, वैसा होगा फल। फल, ठीक बात है। हैं? बोया पेड़ बबूल का, तो आम कहाते हुए। एक तो ये हुआ। जी, दूसरा परिस्थितिजन्य, सूबेदार पान सिंह तोमर को आप ले लीजिए, जी, फूलन देवी को ले जी, लीजिए, इनको सर्कमस्टांसेस ने क्राइम की तरफ ढकेल दिया। धकेल दिया। हुँ। सर, अतीक की आपने बात करी, अतीक से आपका कभी आमना-सामना हुआ सर? उसकी बेगम से हुआ था, मेरा कभी अतीक से सामना-सामना। नहीं हुआ। उसकी बेगम आई थी, जो असद उसका बेटा, जी, और शाइस्ता परवीन, जी, जब इन्होंने पहली बार कोई कांड किया, मैं डीजी हुए 3-4 दिन हुए थे, जी, तो इन लोगों ने वहाँ के यतीम खाने, जो अनाथालय था बच्चियों का, उस पे कब्जा करने की नीयत से दीवार तोड़ी, बच्चियों के साथ गैंगरेप किया। तो इनको मालूम नहीं था कि कौन डीजी है इस वक्त। वहीं पर रौंद दिया गया, एनएसए लगा दिया गया, और ये आपका यूपी गैंगस्टर एक्ट में चल अचल संपत्ति कुर्क करने की बात शुरू हो गई, हथियार रखवा लिए थाने में, और आईपीसी के तमाम सेक्शन 7 क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट और ये तमाम सब लगा दिया, पॉक्सो वगैरह भी। जी, अब ये उनको उम्मीद है कि ये हुआ कैसे, आज तक तो कोई मुकदमा लिखा हुआ नहीं गया था, जी, ये कैसे लिख गया, बुलडोजर कैसे चल गया, पहली बार बुलडोजर 2007 में चल गया। जी, उनका अभी तो ट्रेलर है, आप देखिएगा, अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है। जैसे पिक्चर गीजर तो में आप बाकी है। चलाते हैं तो पानी पहले ठंडा आता है, जी, जी, फिर गुनगुना आता है, जी, फिर हल्का गर्म आता है, फिर खौलता हुआ आता है। खौलता हुआ। अभी आपने सिर्फ एक छोटा सा नमूना देखा है, अभी तो मैं वार्म अप हो रहा हूँ, और वहां पे इलाहाबाद के तत्कालीन अधिकारी ने बता दिया कि अब तुम्हारी जो भी तुम पैतड़े दिखाते थे, जो भी करते थे, अब उसका समय समाप्त हो गया। तो शाइस्ता परवीन ने पीए से टाइम मांगा, हमने कहा कल 10:30 बजे आ जाइए। तो उन्होंने कहा कि आप मेरे बुजुर्ग हैं, भाई हैं, मैं चाहती नहीं कि मैं बेवा हूँ। उनका कौन चाहेगा कोई बेवा हो? सब चाहेंगे कि आप आबाद रहें, खुशहाल रहें, लेकिन ये मेरे चाहने से नहीं होगा। कहा, तो फिर किसके चाहने से? कि मेरा बड़ा आसान और मुफीद मशवरा आपके शौहर के लिए है, चाल चलन दुरुस्त रखें और मुझे खिदमत का मौका ना दें। मैं ठीक कोई बात। चीज़ उधार नहीं रखता हूँ। खिदमत का मौका दिया और खिदमत कर नहीं पाएँगे। खिदमत की कोशिश करेंगे, वहीं मैं बना दूँगा अपाहिज। वक़्त से पहले और उम्मीद से ज़्यादा सेवा होगी, तो ये मेरे मिजाज में है। उधार मैं कोई चीज़ रखता नहीं, सर, और कोई बचा नहीं पाएगा। आपको डर नहीं लगा कि आप अतीक अहमद की बेगम से बात कर रहे हैं? कल कौन क्या किससे होगा? डरता, कौन किससे डरेगा, ये भी आपको अंदाज़ नहीं है। अख अतीक ने तो नहीं, लेकिन शायद इसने, मुख्तार ने लिखा था कि अगर मेरी हत्या होती है, उसकी पूरी ज़िम्मेदारी विक्रम सिंह की मानी जाए, ये मेरी हत्या कराने के लिए बेकरार है। ये नेट पे है, आप देख जी, लीजिएगा। मैं क्यों डरूँगा? मेरा तो काम ही ऐसे लोगों को निपटाने का है। मेरा तो काम ही निपटाने का, मैं क्यों डरूँगा? वो बहुत कुछ ये कर सकते हैं, हत्या के प्रयास कर सकते हैं, जी, वो कर भी सकते जी, हैं। तो हम लोग भी तैयार रहते हैं, और जब मैं डीजीपी था, तो एक बार आईबी की टीम आई, स्टेट इंटेलिजेंस की टीम आई कि साहब हमें ज़रा आपके घर का मुआयना करना है। उनका वजह, उनका कुछ इंटेलिजेंस इनपुट आई है कि दुबई और विदेश से आपकी हत्या करने के लिए एक स्नाइपर्स की टीम आ सकती है, स्नाइपर आ सकते जी, हैं। तो हमने कहा अब अच्छा है, आप आइए, चाय वाय पीजिए, मुआयना भी कर लीजिए। तो उन्होंने कहा कि देखने के बाद हम इनका चाहते हैं बुलेट प्रूफिंग करा दें इन शीशों की, और आपकी गाड़ी की बुलेट प्रूफिंग, और मैडम की गाड़ी की बुलेट। हमने कहा आप अपनी बात कह ली, किसी की बुलेट प्रूफिंग नहीं होगी, मैं खुद बुलेट प्रूफ चलता फिरता बुलेट प्रूफ हूं मैं, और मुझे गोली चलानी आती है, और दूसरों की हिफाजत कैसे की जाती है मुझे मालूम है। मैं कर लूंगा। आप लोगों ने आए, इनपुट दिया, और जो भी आपने हमें जानकारी दी उसके लिए हृदय से आभार। और आप मेरे छोटे भाई, सब हमारे ब्रदर ऑफिसर्स थे, जी, चाहे आईबी के हों या चाहे स्टेट इंटेलिजेंस के हों, नाम नहीं बताऊंगा आपको, जी, तो जी, हमारे छोटे भाई की तरह थे। उनका सर फिर भी कंसिडर कर लीजिए, क्या जाता है, 8-10 लाख का खर्चा है, उसमें बुराई क्या है। उनका नहीं, वो होने वाला नहीं है, ये होने वाला नहीं है, मैं होने नहीं दूंगा, क्योंकि वो संदेश गलत जाता है कि स्टेट का डीजीपी ही बुलेट प्रूफ कार में चल रहा है, बुलेट प्रूफिंग करा रहा है अपने घर के खिड़की के शीशों की, वो नहीं होगा। मैं और निकलूंगा मॉर्निंग जॉग के लिए ट्रैक सूट पहनने, निकलने के लिए। तो होता है इंतजाम, कहता है, लेकिन आप भी तो हैं, जिस गोली दोनों तरफ से चलेगी, जो ज्यादा अच्छी गोली चला सकता है, और जिसकी गोली पे जिसका नाम लिखा है, वही मरेगा।
मैं सन हूँ सर आपकी बात सुन के कि आप मतलब आईबी की टीम भी आई, सब कुछ आई, आपने कोई सिक्योरिटी नहीं ली? मेरे पास तो सिक्योरिटी वैसी भी रहती है, मैं खुद मेरा हथियार और 200 राउंड हमेशा रखते ही हैं। एज डीजीपी दराज में भी अपना हथियार रखा था बगल में, कि अगर मालूम पड़ा कोई ऐसे आदमी आते हैं तो एक हाथ हथियार पे चला जाता था अपने आप। कि स्वागत समिति हमेशा तैयार है, स्वागत समिति हमेशा तैयार है, चाहे दफ्तर में आओ तो क्या, घर में आओ तो क्या, जॉगिंग करने जा रहा हूँ तो क्या, और गाड़ी में तो खैर मैं रखता ही था अपने पास बगल। जी। जब एसटीएफ नई बनी थी तो आपके टाइम में ही बनी थी, तो उसके बारे में सर थोड़ा सा बताएंगे क्यों जरूरत पड़ी एसटीएफ की? मैं पहला आईजी था एसटीएफ का, 4 साल उसका आईजी रहा। क्राइम का पैटर्न, आपने अभी सन 90 की बात की थी, जी। सन 90 के बाद क्राइम और क्रिमिनलिटी का रूप और परिवेश दोनों बदल गया, और उसके बाद फास्ट मूविंग क्राइम आ गया, पहले स्लो मूविंग क्राइम था। उस दौर में रोड होल्डअप में नहीं, बस जा रही उसको लूट लिया, जी। बहुत बड़ा क्राइम था, आज भी है लेकिन अब बंद हो गया है। जी। बैंक लूट या 1 लाख से ऊपर की लूट या डकैती, ये बहुत सेंसेशनल क्राइम माने जाते थे, एसआर केसेस, और इसका सुपरविजन डीआईजी आईजी तक जाता था, और इंपॉर्टेंट हो तो डीजी तक भी जाता था। उसके बाद फास्ट मूविंग क्राइम जब आया, तो ये आपके नेशनल लेवल पे तब आपके पीसीओस वगैरह बन गए थे, जी। मोबाइल टेलीफोनी भी करीब लगभग शुरू हो चुकी थी। जी। मोबाइल टेलीफोनी के साथ साथ आपने ये पेजर सिस्टम, नई सीलो गाड़ियां, फास्ट मूविंग कार्स आ गई थी, उनके पास अच्छे अच्छे हथियार, AK-47 असॉल्ट राइफल्स वगैरह आ गई थी। इसके अतिरिक्त जो महिलाएं थी, वो भी गैंग में पढ़े लिखे गैंगस्टर्स, बबलू श्रीवास्तव का आपने नाम सुना होगा, जी। राजू भटनागर का जी। नाम सुना जी। होगा। इसी तरीके से कुछ जो खादिम शूज के यहाँ अटैक हुआ था कलकत्ता में, जी। तो एसटीएफ टीम गई थी, मुठभेड़ हुई थी, वहां अर्चना शर्मा गई थी जो कि टीवी स्टार थी, जी। फिल्म स्टार भी थी। वो तब भूमिगत हुई, आज तक उसका पता नहीं अर्चना शर्मा गई कहाँ। मांगे सरदार तो फिर भी दस्तयाब हो गया, लेकिन ये लोग जो थे जब गायब हुए तो ऐसे गायब हुए, और इनके तौर तरीके बिल्कुल बदल गए। जब फास्ट मूविंग क्राइम थी, फास्ट टर्नओवर था, और इनके पढ़े लिखे क्रिमिनल आ गए, इनके गैंग में मालूम पड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट्स वगैरह भी थे, जी। जो स्टॉक मार्केट और इस तरीके के पैसे को ठिकाने लगाने वाले, हवाला से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले, रियल एस्टेट में। तो फिर क्राइम और क्रिमिनलिटी को पकड़ने के लिए एसटीएफ में स्पेशलाइज्ड यूनिट्स बनी, जो कि हाई मूविंग क्राइम, क्योंकि पहले अब वो जमाना था कि चंबल घाटी की डकैती, जिसमें आपको यादव फिल्में बनी थी, गंगा जमुना मुझे जीने दो, जी। भवानी की कसम, जी। इस तरीके की फिल्में। अब 200 साल चंबल घाटी, ये जमुना के बीहड़ों की डकैती, 200 साल में आपके कितना टर्नओवर था, 200 साल में रहा होगा 200-250 करोड़। और यहाँ मालूम पड़ा कि एक बड़ा क्राइम हो जाए तो मालूम पड़ा पचासों सैकड़ों करोड़। जी। और आज अगर आ जाए साइबर क्राइम पे, तो 2 साल में इन्होंने कर दिया है करीब 30,000 करोड़ का, एक जी। लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है फिगर। जी। जी। तो ये आप जो, अब आज अगर आप कहते हैं एसटीएफ, एसटीएफ से भी ज्यादा जरूरी आज साइबर इन्वेस्टिगेटर्स और साइबर क्राइम को अटेंड करने के लिए बिल्कुल ठीक है। साइबर एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ रही है। बिल्कुल ठीक तो है। जैसा परिवेश होता है उस तरीके का, तब एसटीएफ की जरूरत पड़ी, फिर एसटीएफ के 2 भाग किए गए, दूसरा भाग एटीएस हो गया, जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स को कंटेन करने के लिए जी। बनाया गया था। और हमारे वेपन्स, हमारा बजट, हमारे तौर तरीके, हमारी ट्रेनिंग, उसको इतना उच्चीकरण किया गया कि उसके बाद तो खैर देयर वाज नो लुकिंग बैक। ये सक्सेस स्टोरी फिर ये थी कि 4 स्टेट्स में और एसटीएफ हमारी ही तर्ज पे खोले गए, मध्य प्रदेश, बिहार, दिल्ली एंड गुजरात। सर आपने अभी ट्रेनिंग की बात करी। सर मुसाद ट्रेनिंग और पुलिस ट्रेनिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, मुसाद की ट्रेनिंग के बारे में मुझे बहुत कुछ तो नहीं मालूम है, जी। लेकिन मुसाद की ट्रेनिंग जो है वो दूसरे लेवल की होती है। जितना मुझे मालूम है, ट्रेनिंग नहीं की लेकिन मैं जानकारी जी। जरूर रखता हूँ। जी। उनकी ट्रेनिंग, उनकी हेल्थ और उनका प्रशिक्षण, उनका एक तरीके से, एक तो पहले फिजिकल फिटनेस, दूसरा उनका मेंटल फिटनेस, तीसरा उनकी वेपन और टैक्टिक्स और एमिंग, उनके तौर तरीके। हम लोग यूपी पुलिस में जब गोली चलाते हैं, तो ठीक है, गोली लग गई, आदमी मर गया, जैसे मुन्ना बजरंगी का एनकाउंटर यहाँ समयपुर बादली में हुआ था। जी। तो समयपुर बादली में हुआ, और उसको दिल्ली पुलिस में हमारे जो पार्टनर्स थे, दिल्ली स्पेशल ब्रांच, लेट डिप्टी एसपी राजवीर सिंह, तब इंस्पेक्टर थे, और हमारे अविनाश मिश्रा, उनको उठा करके ले आए, और वो जिंदा निकल गया जब मौचुरी में गया, मरा ही नहीं था वो। मोसाद जब मारते हैं तो वो 5 गोली छाती में, 1 खोपड़ी में। उनका कोई मारा हुआ इस तरह से नहीं कि जो अपने पैर पे खड़ा बड़ा हो जाए। हालांकि खड़ा यहाँ भी नहीं होता है, एक जी। ही केस था हमारे पूरे करियर में, मुन्ना बजरंगी का, वो भी साजे की खिचड़ी थी इसलिए वो खड़ा हो गया। वरना यूपी पुलिस का ऐसा नहीं होता है कि किसी को आप एनकाउंटर में अगर गोली चलती है तो जिंदा बच जाए। फिर
उनका इंटेलिजेंस कलेक्शन, उनका सारे ऑपरेशन स्पेसिफिक इंटेलिजेंस बेस्ड होते हैं। टेक्नोलॉजी पे पूरा उनका बेस होता है। अगर जैसे मान लीजिए उनको 7वें माले पर किसी होटल में अगर उनको ऑपरेशन करना होगा, तो वो पहले अपने तौर तरीके से वेटर वेटर बन करके जाके समझ लेंगे। थर्मल इमेजर से समझ लेंगे कि कमरे में कितने लोग हैं। जैसे मान लीजिए इस कमरे का उन्होंने लिया थर्मल इमेजर, तो उनको मालूम पड़ जाएगा कि इस कमरे में 2 लोग बैठे हैं जी। और 2 लोग इस पोज़ीशन में बैठेंगे, जिससे कि जब दरवाज़ा तोड़ के वो प्रवेश करें, उनको मालूम है कौन कहाँ बैठा है। वहीं फायर झोंक करके 5 सेकंड के अंदर ऑपरेशन, लेस देन 5 सेकंड्स, 5 सेकंड कंप्लीट। कंप्लीट। फिर वो छोड़ते नहीं हैं। 2 है उनका साहब, इसमें एक इनोसेंट इनोसेंट हो तो होते नहीं, ठीक है। आटे के साथ घुन भी पिसता है, वो भी तुम भी जाओ। रिसर्च करने के बाद अच्छा उनके फिर तौर तरीके हैं। काटसाज़ एंड मेटसादाज़ उनको कहते हैं। जो एक उनकी, जो लोग इंटरेस्टेड हैं तो उनकी मैं किताब बता रहा हूँ, बाय वे ऑफ डिसेप्शन, एक उनकी किताब है। तो जो इंटरेस्टेड हो मोसाद ऑपरेशंस में, जी। इसको पढ़ सकते हैं, बाय वे ऑफ डिसेप्शन। अच्छी किताब है, बड़ी रेसी किताब है। तो वो जब जाते हैं 7वें माले पर अगर है, तो ऐसा नहीं कि वो 7वें माले पे ही जाएँगे। वो छत पे भी 4 आदमी एक असॉल्ट पार्टी बैठाएँगे। भागने के अगर 2 रास्ते हैं तो दोनों उसपे असॉल्ट पार्टी बैठाएँगे। यहाँ पर लिफ्ट में असॉल्ट पार्टी बैठा देंगे 2-2 आदमी। इसके अलावा जो भी आने-जाने के रास्ते हैं, वहाँ पर मोसाद के एजेंट्स बैठे रहेंगे, आर्म्ड, फुल्ली आर्म्ड टू द टीथ, और रियल टाइम उनका टच रहता है। और उनको मालूम है कि कोई, आपने कभी इसीलिए देखा कि मोसाद का कोई ऑपरेशन फेल नहीं जी। होता है। जो गया वो मारा ही गया, मारा ही है। क्योंकि उसकी वो छत से भी आप देख रहे हैं, जी। भागने के रास्ते पे भी आप बैठे हैं, उनके एस्केप रूट, और मोसाद एजेंट का गेटअवे जो व्हीकल्स होती है, उसका पूरा इंतज़ाम रहता है। सर जो पुलिस एनकाउंटर करती है, वो कितना सही है? वो पूरा सही है। इसमें गलती की बात कहाँ से आ रही है? ये किसने कह दिया कि पुलिस एनकाउंटर लेकिन हम भी तो सर किसी की जान नहीं ले रहे हैं। जान ले रहे हैं, तो हम कानूनी तरीके से कोई हत्या थोड़ी कर रहे हैं। अब हमारी जान अगर के ऊपर कोई अज़ीज़ है, जी। तो मैं कानूनी प्राविधान आपको विराट जी बताना जी। चाहूँगा। जी। पुरानी आईपीसी की धारा 96 से लेके धारा 106 इंडियन पीनल कोड और नई भारतीय न्याय संहिता धारा 34 से 44 तक, अपनी या किसी और की जान और माल बचाने की नियत से जो आप बल प्रयोग करते हैं न्यूनतम, उसको कहते हैं मुठभेड़, जी। उसको कहते हैं एनकाउंटर। तो ये कहा जाता है कि साहब न्यूनतम, तो आप तो बिल्कुल छाती में या बिल्कुल दोनों आँख के बीच में मार देंगे गोली, तो क्यों ना मारें? अगर आप हमारी दोनों आँख के बीच में ले रहे हैं, आपने गोली चलाई, हम बच गए, तो हम तो वहीं मारेंगे। जी। लेकिन जब दंगा-फसाद होता है, बलवाइयों के ऊपर गोली चलती है, तो गोली नहीं चलती पहले। हुँ। पहले टियर गैस चलती है, वाटर कैनन चलती है, लाठी चलती है, फिर रबर बुलेट चलती है, और उसके बाद सॉलिड बुलेट, और वो भी घुटने के नीचे, फिर कमर तक, और तब भी अगर स्थिति कंट्रोल नहीं होती है, तो जैसे हालात होते हैं, फिर वहाँ पर फायरिंग की जाती की जाती है। है। जी, सर मुखबिर कैसे काम करता है पुलिस के सिस्टम में? ये भी एक बहुत बड़ी कला है, ये जी। साइंस भी है, विज्ञान भी है। जी। मुखबिर आपके पास सूचना क्यों देगा? जी। और वो भी ऐसे शातिर अपराधी की ज़रा-सी चूक हो, तो उसकी मौत भी हो सकती है। जी। मुख्यतः 4 तरीके हैं मुखबिर पैदा करने के। प्रतिशोध, जो कि उस आतताई का पीड़ित हो और वो उसने सर पे कफन बांध ली कि हमें इसको मरवाना है। मरवाना। वो जी जान से लगा हुआ है, कहीं पे लगा हुआ है, मुंबई में है, गोवा में है, वो लगा हुआ है। एक तो होता एक होता पुरस्कार। मैं सबके एग्ज़ाम्पल भी दूँगा जी। कि 5 लाख का इनाम है कि सरकार 5 लाख तो मैं लूँगा ही आपसे। वो आप नहीं लेंगे, वो मैं लूँगा। और जो उसके बदन पे ज़ेवरात, जो उसके पास पैसा मिलेगा, वो भी मेरा। जो मुखबिरी करेगा। हाँ, जो जी। मुखबिर पहले ही तय जी। रहता है कि साहब ये याद रखिएगा, जी। मरवा तो हम देंगे, लेकिन जो भी उसके गले में ज्वेलरी, ये आस-पास, या जो भी उसके पास पैसा मिलेगा, वो आपका नहीं होगा, वो मेरा होगा। एक तो बताया पुरस्कार, प्रतिशोध, एक होता है जलन, जी। कि ये मुझसे भी आगे जा रहा है, हुँ। ये मुझसे भी आगे बढ़ रहा है। जी। तो प्रतिशोध, इनाम, और एक जलन। जलन। और चौथा है डर, भय, भय। कि ये अगर नहीं मारा गया तो हम मार दिए हम जाएंगे, मारे। ये जा जाए। तो सबसे पहला तो ये होता है कि मुखबिर जब आप पैदा करें, ये चारों फैक्टर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि मुखबिर आपका वो हो जो गैंग का मेंबर ही हो या उसके परिवार का सदस्य हो। सबसे सटीक और बढ़िया मुखबिरी वही करता है। वही कर सकते। और जो भी सक्सेसफुल इनकाउंटर्स हुए हैं, उसमें वही सबसे ज़्यादा कारगर, ये चारों भी हुए हैं, लेकिन सबसे कारगर वही हुए हैं जिन्होंने मुखबिरी इसलिए की
क्योंकि वो फैमिली के थे। फिर वो आपके पास आएँगे क्यों? वो आपके पास इसीलिए आएँगे क्योंकि वो उनके व्यवहार से पीड़ित हो, या उन्होंने ये सोचा होगा कि पहले हमको तो बहुत माल वगैरह मिलता था, अब नहीं मिल रहा है, तो इसको खत्म करने के लिए विराट जी हमको इसको मरवाना पड़ेगा। तो वो पुलिस अधिकारी के पास आते हैं। पुलिस अधिकारी को भी ये सोचना चाहिए कि आपको सरकार एक सीक्रेट सर्विस फंड देती है, जो कि आप क्रिमिनल इंटेलिजेंस को डेवलप करने के लिए उसका प्रयोग कर सकते हैं। जी। वो छोटे-मोटे ज़िले में लाख 2 लाख होगा, बड़े ज़िले में वो 20-25 लाख हो सकता है, साल का। तो अगर आप ये समझते हैं कि कोई मुखबिर आपके पास इसलिए आ रहा है कि आप उसको 10,000, 20,000, 25,000 दे देंगे और वो अपना जीवन दाँव पे लगा करके वो मुखबिरी करेगा, तो ऐसा नहीं नहीं। होने वाला है। आपको उसके साथ टाइम देना होगा। जब मुखबिर आए तो उसको बैठाइए, खड़े होके रिसीव कीजिए, इज़्ज़त दीजिए, अदरक वाली चाय पिलाइए या लस्सी जो भी पीता हो, टाइम दीजिए जिस वक़्त वो आए, "अरे भाई ये आए हैं, जो भी साहब आए हैं।" और उसके बाद कह दें भाई दफ़्तर में कह दीजिए कि 1 घंटे तक कोई मुझे डिस्टर्ब नहीं करेगा। अपना मोबाइल फ़ोन नीचे रखिए और आँख में आँख मिला के बात कीजिए, मालूम पड़े कि विश्व का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति मेरे सामने बैठा है। और बाहर हर एसपी के घर के बाहर आउट हाउस होता है, वहाँ पर आप कह देंगे जहाँ पे गाड़ू भाई ये साहब आए हैं, ज़रा वहाँ पे बढ़िया साबुन और वो लगा दो, कड़वा तेल वगैरह, भैया मालिश कर लेंगे अपनी, नहा लेंगे, तैयार होंगे, फिर खाना लगवा देना। और फिर कहीं मँगा के 1 आध थाली उनको खाना-वाना खिलवा दीजिए। फिर मैं और बताइए, तब वो कहता है भाई क्योंकि वो भी जाके ग ग कप्तान साहब के यहाँ गया था, डीआईजी साहब के यहाँ गया था, आईजी साहब ने बड़ी खातिर की। गार्ड रूम में हमको साहब साबुन वगैरह इंतज़ाम करा करके मैंने नहाया, उसके बाद एक थाली आई, उसमें देसी घी की कचौड़ी थी और खुरचन भी था और बालूशाही भी थी, खूब खाया और फिर ज़बरदस्ती डीआईजी साहब ने 2 किलो लड्डू भी बँधवा के दिया। तो डीआईजी साहब की कोई रिश्तेदारी नहीं उससे। नहीं। ये सिर्फ़ इसलिए कि वक़्त आने पे या तो गधे को बाप बनाना पड़ता है या बाप को गधा बनाना पड़ता है। ठीक बात है। लेकिन ये था कि जब आप कल्टीवेट करते हैं, ये कुछ तौर तरीके होते हैं आपको कल्टीवेट करने के। लेकिन जब आप एक बार मान लेते हैं, तो आप खुद कहते हैं कि सीक्रेट सर्विस से मैं आपको कुछ 10-5 का साहब मैं आपके 10-5 हज़ार के सीक्रेट फंड के लिए थोड़ी आया हूँ। मैं तो आपकी इज़्ज़त के लिए हूँ, मैं भी जाके गाँव में बताऊँगा, जो लड्डू आपने रखे हैं जाके दिखाऊँगा। ये हमको डीआईजी साहब ने दिए हैं, उनकी इतनी मोहब्बत मेरे ऊपर है। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन। और कुछ मुखबिर तो इतने होशियार होते हैं कि वो अपने घर में ही गैंग को, क्रिमिनल को दावत के बहाने बुला के, खीर में कुछ मिला-विला के या उनकी शराब में कुछ मिला करके, उनको बिल्कुल अपाहिज बना करके कह देते हैं कि साहब इस कमरे में बंद है, अब आप ले जाओ। ऐसा हुआ सर आपके साथ? आपके टाइम में? ये पच्चीसों बार हुआ है। कोई एक आध इंसिडेंट बताएँगे? इंसिडेंट क्या, देखिए जब डकैती के ज़माने में थे तो ये बड़ी आम बात होती जी। थी, बड़ी आम बात होती थी। गैंग मेंबर को आपने हमवार कर लिया, उसको पैसे दे दिए और उस तरीके से बता दिया कि आप कैसे किस प्रकार से मदिरा पान कराएँगे, मदिरा ही सबसे सेफ हुआ करती थी। जी, जी। क्योंकि अधिकांश इस तरीके के अपराधी मदिरा पीते थे और जब मदिरा पीते थे तो उसमें कोई इस तरीके के सब्सटेंसेस मिला देते थे और सब्सटेंसेस मिला देते थे तो मालूम पड़ा गाड़ी नींद में खर्राटे ऐसे लेते थे जैसे बुलेट मोटरसाइकिल चल रही है। बस तुरंत, क्योंकि मोबाइल का ज़माना था नहीं, जी। अपने तौर तरीके से जाकर के कम्युनिकेशन, ये ज़रूर था कि बाय कॉन्टैक्ट, और उसके बाद सक्सेस स्टोरी में वो बदल जाती थी। जी। तो ऐसे एक नहीं, तब ये बहुत स्टैंडर्ड तौर तरीका था उत्तर प्रदेश, राजस्थान और मध्य प्रदेश का। सर लेकिन क्या कभी कोई मुखबिर ऐसा भी था कि सब कुछ करके भी वो बाद में चेंज हो जाता था? मुखबिर का मतलब ही यही होता है। चेंज हो जाना। वो ऑलराउंडर होता है, कभी इधर और कभी उधर। और कितनी पुलिस पार्टीज़ ऐसी हैं जो कि मारी गईं। एटा में नथुआपुर कांड हुआ था, इंस्पेक्टर राजपाल सिंह, पूरे 11 पुलिसकर्मी शहीद हो गए क्योंकि किसी मुखबिर ने जाके डबल रोल प्ले किया। तो उसका तौर तरीका क्या है? उनका साहब ऑपरेशन में चलना है, उनका बिल्कुल चलेंगे, बस सबको तैयार करो। और उसके बाद जब ऑपरेशन में गए जंगल में, तो मुखबिर ने कहा कि हजूर ज़रा हमको ज़रा लघु शंका के लिए जाना है। उनका बिल्कुल जाओ, कल लघु शंका 2 सिपाही साथ जाओ इनके। उनके साथ सिपाही साथ जाएँ, उनका बिल्कुल जाएँगे। यहाँ पर कोई दोस्ती या विश्वास नहीं काम नहीं। करता है, आप साथ जाएँगे। खैर लघु शंका तो कर ली मुखबिर जी ने। जब वापस आए तो उन्होंने कहा कि सब आदमी, हमने कहा 2 आदमी लगे रहे जो इनकी एक-एक मूवमेंट, क्योंकि अब ये साँप की तरह ये भागने की फिराक में है और ये हमें मरवाने के लिए हमारा एम्बुश कराने आया है। और जैसे ही उसे रखने लगा, तो एक ऑफिसर ने कहा, "आगे बढ़ो, पिस्तौल कनपटी पे ज़रा-सा दाएँ-बाएँ तुम हुए, यहीं मार दिए जाओगे। तुम्हारी कोई चालबाज़ी काम नहीं आएगी।
और जब उसने भागने की कोशिश की, उनका ये मामला डबल क्रॉस किया है इसने, अब इससे ज़रा बैठा के पहले गैंग तो बाद में, पहले इनसे पूछ लो, ये हमें यहाँ लाया है मरवाने के लिए, अब ये बता दो कि गैंग कहाँ पर है। हम्म, और जब थोड़ी कड़ाई से पूछताछ की तो मुझे बता दिया कि सर वहाँ पर 25 आदमी स्वचालित हथियार से बैठे हैं आपको मार के आपके हथियार लूटने के लिए। उनका तब ठीक है भाई। उसके बाद फिर गोली चलती है, गैंग मारा जाता है। अब मैं क्या बताऊँ, गोली चलने में, आदान-प्रदान में गैंग तो मारा ही गया, लेकिन मुखबिर भी मार दिया गया। जी, हमारी नीयत नहीं थी कि वो मारा जाए, लेकिन अब लेकिन मैं क्या कर सकता हूँ, जी। मारा गया तो मारा गया। सर आपने अभी एटा का नाम लिया, वहाँ की एक बड़ी मशहूर थी बात की, एटा का लपेटा, नवाब बाप बचे ना बेटा। इस पे क्या कहेंगे सर? नहीं, वो पुराने ज़माने की कहावत थी जी, और एटा की मिट्टी का मैं बड़ा नमन करता हूँ। जी, मुझे 4 शौर्य पदक एटा की पवित्र भूमि ने, जब मैं एटा का नाम लेता हूँ, तो नमन और प्रणाम के साथ करता हूँ। वीर भूमि है, योद्धाओं की भूमि जी, है, काम कराने का तरीका आना चाहिए। जी, अगर आप समझते हैं कि एटा जाकर के आप किसी को धमका के काम ले लेंगे, तो आप रॉन्ग नंबर डायल कर रहे हैं। आप भैया, बाबू, मुन्ना, कुंवर साहब, राजा साहब इस तरीके से करेंगे तो खुद ही आपके काम में अच्छी चैनल्स आपको देंगे। और हम लोग ऐसे ही थे, बड़े से बड़े जिनको आप शत्रु मानते थे, उनको आपने तौर तरीके से, वाक्पटुता से आपने उनको जीता। और वही उनका जो आपसे मिसाल दी थी कि आपके 10,000 20,000 के लिए मैं नहीं आया हूँ। हुँ, लल्ला रे, हाँ, कहते हैं लल्ला, लल्ला मतलब बेटे को, बेटे छोटे, को। हाँ, लल्ला रे, हम तुम्हारे 10,000 रुपए के लिए थोड़ी आए, लेकिन तुम जो मान सम्मान दे रहे हो, खाना खिला रहे हो, रोटी खवा रहे हो, हम उसके लिए आए हैं। हुँ। और फिर आप अपना प्राण दे देंगे आपके लिए। सर, क्या हम कभी साइन से भी किसी क्रिमिनल को पकड़ सकते हैं? साइन से? हैंड राइटिंग वाले कुछ इसमें विज्ञान है, कुछ लोगों ने क्रिमिनोलॉजी में जी, आधी हकीकत और आधा फसाना है। कुछ लोगों ने कहा क्राइम की अगर राइटिंग बाएं तरफ गिरती है, तो ये मान लीजिए कि उसके अंदर का मनोबल ठीक नहीं है और वो डिविएंट है। मैं इसको मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं केवल ये जानता हूँ, क्योंकि मैंने इसको कभी देखा नहीं है। मैंने देखा कि मोती की तरह पिरोने वाले जो थे, दस्तखत बनाने वाले, चार्ल्स सोबरा जी उनमें से हैं। जी, यह जो बहुत ही इस तरीके के शातिर अपराधी हैं, जी, हैंड राइटिंग बड़ी अच्छी है। लेकिन एक चीज जो है, अगर 4 बार साइन करने को कहें और वो 4 तरीके से बना रहा है, हैंड राइटिंग बिगाड़ के बना रहा है, सी सोबराज कर दे या चार्ल्स बी कर दे, तो आप मान के चलिए कि वो बहुत शातिर दिमाग का है। बहुत शातिर लेकिन हैंड राइटिंग की बेसिस पे अकेले कोई निर्णय लेना वो ठीक नहीं है, वैज्ञानिक भी नहीं होगा। नहीं होगा। हुँ। सर, क्या आपने कभी पुलिस के दायरे से बाहर रह के भी कुछ ऐसे स्पेशल ऑपरेशन को अंजाम दिया, जो शायद नहीं देने चाहिए थे? नहीं, वो तो पुलिस की दायरे ऑपरेशंस किए हैं, लेकिन जो एक तरीके से आउट ऑफ द बॉक्स थिंक करके, जी, छद्म वेद में, सादे कपड़ों में, जी, दूसरे का वेश बदल करके, दूसरों को आगे लगा करके, जैसे कि अभी आपने नासिक में 7 महिलाओं को आपने धुरंधर बना करके, जो 7 धुरंधर देवियों ने जाके अंदर देख करके उसका पर्दाफाश किया, जी, या जेल में अपने आदमी छोटे-मोटे मुकदमे में आपने डाल करके जेल भेजा और जेल जाकर के वहाँ पर पता लगा कि वहाँ हो गया। आपने तो जेल में आदमी भेजे। जी, दुनिया तो यही समझेगी कि ये क्रिमिनल हैं, जेल में गए हैं। जी, ये उनको, दुनिया को ये नहीं मालूम कि ये दरअसल आपके मुखबिर हैं, आपने इनको प्लांट किया है जेल में, हुँ, या आपने कहीं लगाया है। उनकी इंटेलिजेंस और जैसे वहाँ पर अवसर मिलता है, क्योंकि जेल में भी बहुत कुछ काम हो सकते हैं और जी, होते भी हैं। जी, ठीक है ना? हुँ, आखिर सुना होगा आपने, मुन्ना बजरंगी का जी, कत्ल जेल के अंदर ही जी, हुआ था। जी, सुना है कि नहीं जी, सुना है? जी, तो बहुत सारे काम होते हैं जिनको कि सार्वजनिक रूप से तो नहीं कहना चाहिए, हुँ। लेकिन अच्छे और कामयाब ऑपरेशंस आपकी बुद्धि और प्रतिभा के आधार पर ये होते हैं और जी। किए भी गए हैं और किया भी है। सर, कभी आपने सीनियर्स के प्रेशर में कोई काम है जो आपको आपके मन ने कहा हो कि नहीं करना, लेकिन आपने किया हो? नहीं, मैं ऐसा करता ही नहीं हूँ। मेरी अंतर आत्मा इतनी मजबूत है। एक तो पहले आपकी रेपुटेशन, आपकी जी, आम शोहरत, ये सबको मालूम होती है। जी, मुझसे आज तक कभी किसी ने कोई डिमांड नहीं की। मुझसे आज तक एक बार की थी तो मैं उनको बता दूँगा, मंत्री जी ने, और एक बार किसी ने इल्लीगल ऑर्डर करने, क्योंकि जिसे कहते हैं कि जब आपकी आँख से लपट निकलती है तो आदमी 2 बार सोचेगा इल्लीगल काम करने को। जी, एक बार जब मैं बहुत जूनियर एसएसपी था, तो एक मंत्री जी आए तो उन्होंने कहा कि मैं यहाँ 2 दिन से हूँ और एक भी इंस्पेक्टर यहाँ नहीं आया, जिसने मेरे बच्चों से पूछा कि भाई तुम्हें कोई टॉफ़ी चाहिए, कोई चॉकलेट, 1 टॉफ़ी चॉकलेट। तो मेरा ये कहना है कि माननीय मंत्री जी,
आपको भगवान ने बहुत ऊंचा पद दिया है, और अभी भी अगर आपकी पिपासा या आपकी अभिलाषा, आपकी कामना इतनी अतृप्त है कि इंस्पेक्टर ही आपकी पूर्ति करेगा, तो मुझे बहुत ज्यादा, मैं सशंकित हूं आपके भविष्य के बारे में। जी, ठीक बात है सर। ठीक है ना? बिल्कुल क्योंकि ठीक। मैं भी उम्मीद नहीं करता हूं कि कोई इंस्पेक्टर आकर के, बल्कि मैं समझता हूं उसको मैं अपमान मानूंगा जी। अगर इंस्पेक्टर ने आकर के मेरे बच्चों के लिए कोई टॉफी या चॉकलेट ला करके दिया। वो बहुत ही वाहियात। व्यक्तिगत संबंध में सब कुछ क्षम्य है, व्यक्तिगत संबंध नहीं है तो ये चीज अनुचित है। सर, आप किसको ऊपर रखते हैं? 36 साल की अपनी सर्विस को या फैमिली को? फैमिली सर्वोपरि है, फैमिली सर्वोपरि है। फैमिली न होती तो 36 साल की सर्विस तो पूरी नहीं होती, 5 साल में ही फोटो और फूल लग गए होते। ये मेरी पत्नी की पूजा प्रार्थना है, उसका पूरा बैकअप सपोर्ट है। मेरे बच्चों का बिल्कुल एक तरीके से बेज़बान होकर के अपने पापा के कथन को, अपने माँ के कथन को उन्होंने धर्म माना। मैं सदैव सदैव उनका आभारी हूँ, जैसे आप आभारी हैं अपनी बेटर हाल्फ के। जी। हुँ। सर, एक असली जैसे आप 2007 से 2009 तक यूपी पुलिस के डायरेक्टर ऑफ जज जनरल रहे, तो आपका क्या मेन कर्तव्य था उस टाइम सर, जब कि आप सारा जो स्टेट था वो आपके अंडर था, तो आपको क्या लगा कि एक जो लीडर होता है उसके स्किल्स क्या होने चाहिए? लीडर के स्किल्स ये है कि पब्लिक सर्विस का एक इंस्ट्रूमेंट बने, जी। और पब्लिक सर्विस डिलीवरी ऐसी कर दे कि लोगों के आंसू पूछते रहें। जी। और जो आपका ऑर्गेनाइजेशन है, आप उसके लीडर नहीं, आपकी फिगर ये होनी चाहिए कि आप शॉक एब्जॉर्बर हैं। किसी भी अनुचित दबाव को आप अपने ऊपर लेंगे, कोई क्रेडिट आता है आप उनको देंगे, और उनकी व्यावसायिक दक्षता, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस को आप ऐसा ऊंचा कर देंगे कि वो कभी मात ना खाएं। सर, आपके टाइम में आरुषि हत्याकांड हुआ था, उसके बारे में क्या कहेंगे सर, क्योंकि वो आज तक सॉल्व नहीं हो पाया? ये आपको गलत फहमी है कि आज तक सॉल्व नहीं हुआ। उसको सॉल्व कर दिया गया था 4 दिन के अंदर। यहाँ पर एसएसपी थे, बड़े यशस्वी, नाम मुझे याद नहीं आ रहा, अब एडीजी हैं, जी। पुत्रवत हैं। उनका जब फ़ोन आया तो मैं किसी कॉन्फ्रेंस में था सचिवालय में, तो उन्होंने बताया कि साहब गर्दन रेती हुई थी, गर्दन की जो नसें थी वो कटी हुई थी, बेटी की। और जो उन्होंने बताया, हमने कहा ये पता लगाओ कि डेंटिस्ट कौन है उनके घर में। उनका डेंटिस्ट तो दोनों माँ-बाप हैं, उनका माँ-बाप के ऊपर ज़रा चेक कर लो क्या कारण हो सकता है। उसके बाद जो हमारे इन्वेस्टिगेशंस के साइंटिफिक एड्स टू इन्वेस्टिगेशन के टूल्स थे, उनका सबका हमने इस्तेमाल किया। जी। इस्तेमाल करने के बाद ये पता लगाया गया कि कौन दोषी है, और वही चीज़ पाई गई अंततोगत्वा। फिर ये सीबीआई को ट्रांसफ़र हुआ। जी। सीबीआई टीम 1 ने बिल्कुल उसको उल्टा कर दिया। जी। सीबीआई टीम 2 ने वही किया जो हमारा इन्वेस्टिगेशन था। ट्रायल कोर्ट ने इनको दी कड़ी से कड़ी सज़ा। ये बात दूसरी है कि हाई कोर्ट से बरी हो गए, जी। और हाई कोर्ट से बरी होने का मतलब ये नहीं कि वो साहब बेदाग हैं या किसी ने ये पता नहीं लगा। मैं आज भी आपके चैनल के प्रतिष्ठित मन से यही कहूंगा, जो हम लोगों ने चार्जशीट किया, जो सीबीआई 2 ने चार्जशीट किया, वही असली दोषी हैं, वो और वही असली दोषी है। आपने ऐसा कोई मर्डर केस सुना कि उसके बारे में फिल्में बनने लगे, उसके बारे में उपन्यास, हु किल्ड आरुषि, जी। नोबडी किल्ड आरुषि, जी। तलवार 1, तलवार 2, जी। और टीवी डिबेट पे जा रहे हैं। अब वहां पर कौन थे? लेट इरफान खान। अरे सुन लीजिए, जी। घबराइए मत। इरफान खान एक्टर, जी। उनका सब आप लोगों ने तो बहुत इन्वेस्टिगेशन खराब कर दिया। ये बातें मैंने कभी बताई नहीं, अभी निकल जाएगा टाइम्स नाउ पे। उनका इरफान साहब ये बताइए, आप मुझे अब शिक्षा दे रहे हैं इन्वेस्टिगेशन की। आपको यहाँ आए हुए महीने भर हुआ और आप इन्वेस्टिगेशन के मास्टर हो गए। ये बताइए कि अगर मुझे आपकी तरह एक्ट करना हो, मुझे कितना टाइम लगेगा? उनका ऐसी कौन सी बात है? उन्होंने बड़ी सरलता से कहा, 3-4 महीने में आप भी मेरी तरह से एक्टिंग कर लें। कहा इरफान साहब ये आपका बड़प्पन है। 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल मैं आपकी तरह एक्टिंग नहीं कर सकता, क्योंकि आपका इनबॉर्न टैलेंट है, आप पैशनेट हैं, आप रोल को लिव कर सकते हैं। मैं सबसे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं जो मैं सोचूं कि मैं इरफान की तरह मैं एक्टिंग कर लूंगा। यही ठसक मुझे अपने इन्वेस्टिगेशन पे है। ये रेलवे स्टेशन से उतरे न स्टेशन पे कि शर्लॉक होम्स बन करके आ गए आप, उपन्यास छपवा दिया, और वो उपन्यास का लेखक मुझे सामने बैठा है, कौड़ी का 3, तलवार 1, तलवार 2 बनाने वाले प्रोड्यूसर भी बैठे हैं। जी। ये आपके बस की बात नहीं है। हम लोगों ने प्राण दिया है इन्वेस्टिगेशन पे, और जितनी चीज आप जानते हैं इरफान साहब, आपकी टीम, आप 1% जानते हैं, 99% आपको मालूम नहीं है। वो हम जानते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस वगैरह वो मेरे पास है, वो दिया नहीं जाएगा। तो दिखाएंगे क्यों?
अगर वो कोर्ट को दिखाएंगे, तुम्हें थोड़ी दिखाएंगे, उसके बाद तुम दूसरा हु किल्ड आर रशीद नंबर 2 तुम बना लो अपने एक सीरियल। वो नहीं होने वाला है। लेकिन सर जो पिक्चर है उसमें तो यही दिखाया गया है कि कुछ नहीं हुआ, सॉल्व नहीं हुआ, और आप कह रहे हैं कि 4 ही दिन में सॉल्व हो गया। बिल्कुल 4 दिन में सॉल्व हुआ। पिक्चर बना ही इसीलिए गई थी कि डिफेंडेंट्स को मौका मिल जाए, और नॉवेल इसीलिए लिखे गए थे कि जो आरोपी हैं उनको लाभ मिल जाए, जनता के मन में भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाए, और वो भ्रम की स्थिति बनाने में वो कामयाब भी हो गए, इसीलिए हाईकोर्ट से हो गया एक्विटल उनका। ये तो वरना जो कोई नहीं जानता होगा सर, जी, ये तो कोई नहीं जानता होगा, ये तो बात आज ही आई थिंक फर्स्ट टाइम बाहर आई होगी। आपने डिस्कस किया है क्योंकि मामला पुराना हो गया, शायद मामला 2007 का या 8 जी, का है। हाँ, 7 का है। अब इस बात को भी 8 का 17 है सर, हाँ, तो 2008। 16-17 साल इस बात को होने को आ रहे हैं। जी, लेकिन जिसे गांठ के जो ट्रायल कोर्ट ने जो जजमेंट दिया था, उसके बाद हाई कोर्ट ने पलट दिया, उसी के बाद फिल्में उपन्यास भी आ गए। जी, तो हमारे माननीय न्यायाधीश भी तो इसी समाज में रहते हैं, वो कोई चांद से थोड़ी आते हैं। वो भी यहाँ का जो भी इकोसिस्टम है उसी के भाग हैं, और जैसा दुष्प्रचार होता है वो उनको भी इम्पैक्ट करते हैं कि मीडिया ट्रायल आप लोग कर रहे हैं, तो आप जो भी कह लें, लेकिन आरोपियों के बचाव में उपन्यास लिखे जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक हो रहे हैं, मोमबत्ती मार्च हो रही है, फिल्में बन रही हैं। ऐसा कहीं अंधेरा आपने सुना था? नहीं सर, काफी पैसा फूका उन्होंने अपने जी, बचाव में, काफी पैसा फूका। पर आरोपी वही दोनों है। भाई मेरे तो रिश्तेदार है नहीं, जी, न मेरे दुश्मन है। जी, मैंने तो वही किया जो मैंने समझा, जो औचित्यपूर्ण, और आज भी मैं इस बात में बिल्कुल हूँ, बिल्कुल सही। जो मुलजिम है वो वही है जो हम लोगों ने अपने चार्जशीट में कहा था, और वही सीबीआई टीम ने भी कहा था, जी। वही ट्रायल कोर्ट ने भी कहा। क्यों उसमें मैं कहूंगा कि नहीं वो गलत था। सर कोई आप अपना लाइव एनकाउंटर एक्सपीरियंस बताएंगे? कितने बताऊं? 1 बता दीजिए सर, 2 बता दीजिए। देखिए टाइम लगता है जी, उसमें। एक बहुत शातिर अपराधी था जिले का, एटा के ही भी आ जाते हैं, जी, महावीरा। दिन दहाड़े इनकाउंटर होता भी बताएंगे, वरना कहेंगे साहब ये फर्जी इनकाउंटर था, जिसमें कम से कम 100-150 लोग थे, पीएससी के थे, सिविल पुलिस की। जो बड़ा शातिर और बड़ा उसका खौफ था। खबर आती है कि साहब ये महावीर अपने गिरोह के साथ यहाँ पर है, तो हम लोग जाते हैं, घेरते हैं। वो बड़ा शातिर दिमाग का था, वो हमारा घेरा तोड़ के भाग जाता है। घेरा तोड़ के भाग जाता है तो हम लोग उसका पीछा करते हैं। अंततः गत्वा गोली चलती जा रही है, वो रनिंग एनकाउंटर जैसे लोग देखते हैं, सिनेमा देख रहे हैं, उस जी, तरीके का। एक गैंग मेंबर की गोली लगती है और वो गिर पड़ता खेत में। मैं भी नया था, मैंने कहा कि इसको उपचार। दूसरे का उपचार उपचार कुछ नहीं, इनका होगा इलाज, हम करते, आप चलिए आगे बढ़िए, उनको चेस कीजिए महावीरा को। फिर मैं देखता हूँ गोली चलती, मालूम पड़ा कि उनको वही निपटा दिया। अब मेरे सामने तो हुआ नहीं, लेकिन जी, मैं समझ गया कि भाई उन्होंने सोचा होगा कि भाई इसको लेके जाएं, तो अस्पताल कौन ले जाए, तो वो मेन शिकार निकल जाएगा। जी, तो उन्होंने दोनों में गोली चली होगी, वो वहीं निपटा दिया। लेकिन उन्होंने ये कहा कि आप आगे दौड़ाई, टीम ए, टीम बी यहीं रुक जाती है। टीम ए आगे जाती है, वो गेहूं के खेत में ऐसे छुपा बैठा है, भूरे कपड़े पहन करके, ये जैसा कि जैसे आपका भूरा सांप एक जगह बैठा हो। तो हम लोग का तरीका ये होता था आगे करने का कि जो इनको हार्बर करते थे, जो खाना खिलाते थे, समझ गए आप, जी, उनसे कहते थे आप हमारे साथ चलिए थोड़ा आगे, जिससे कि अगर गोली चले, सबसे पहले अभी रोटी खिलाई है, काफी माल काटा है, तो जरा पहली बार तुम भी आगे चलो। हाँ, जी, सारी गोली खाने के लिए हमारे कर्मचारी हम थोड़ी हैं। सही बात। अब वो आगे गया, तो सरकार यहाँ कुछ नहीं, और एकदम से उछल के कूदा जैसे करंट लग गया, अरे यही यही पड़ा हुआ है। तब फिर हम लोग क्या करते हैं, वहां पे कुछ है तो नहीं, गेहूं के खेत, सैकड़ों एकड़ में खेत ही खेत। तो एक पिरामिड नुमा एक चीज बनाते हैं, पिरामिड नुमा चीज बनाते हैं, पहले एक आदमी नीचे, फिर उसके पीठ पे एक और आदमी, फिर उसके कंधे पे एक और आदमी। दिख गया, आ जाओ नीचे। अब उसके बाद एरिया वेपन्स हैं, उसके बाद फार्म लगा निशाना लेके उनको वहीं निपटाते हैं। दिन दहाड़े कोई सैकड़ों विटनेसेस, और एनकाउंटर हो जाता है। सर पिता की बात को आप सबसे ऊपर रखते हैं, तो कोई माता पिता, हाँ जी, माता-पिता की बात को आप सबसे ऊपर रखते हैं कि उन्होंने जो कह दिया वो फाइनल है, उसके आगे कोई नहीं। इस पे कुछ कहेंगे सर आप? क्यों नहीं कहेंगे? जी, मैंने भगवान के दर्शन नहीं किए हैं, मेरे माता पिता ही मेरे भगवान हैं। और मेरे सुख दुख, मेरे हित जितना वो सोचेंगे उतना तो मैं भी नहीं सोच सकता। पिता कौन होता है? जो पुत्र और संतान की पीड़ा को पी जाए, वो पिता होता है। जी,
और पिता अगर आपसे ये कहे कि तुम्हारी कोई पुरानी बनियान अगर हो तो मुझे दो तो मैं पहन लूंगा, आप समझ सकते हैं कि त्याग की पराकाष्ठा क्या होती है। जी। लेकिन आजकल तो सर बिल्कुल उल्टा हो रहा है। उल्टा हो रहा है तो परिणाम भी तो उल्टा जा रहा है जी, कि जाना कहीं था, पहुंच कहीं पहुँच गए। कहीं गए। आप अपने कहते हैं सुख की तलाश में, अंधी तलाश में आप भटकते चले जा रहे हैं और उस मृग मरीचिका को ढूंढ रहे हैं कि शायद आर्चीज गैलरीज में सुख मिल जाए आपको, शायद गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड में सुख मिल जाए। मिला हो नहीं मिला, क्योंकि ये सुख मैंने तो कभी उपभोग किया नहीं जी, और मैं इसको ना मैं समझता हूँ कि मैं किसी मामले में लूज़र रहा हूँ। मैं ये समझता हूँ कि जिस चीज़ का जो समय हो, आपके संसार में सबसे बड़े हितैषी और मित्र कोई हो सकते हैं तो आपके माता-पिता, हुँ, आपके सगे भाई-बहन। इसके अलावा कोई बड़ा हितैषी अगर हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, मुझे नहीं मालूम। और कम से कम मैंने जीवन के 76 वर्ष जो बिताए हैं, मुझे ऐसा नहीं लगा। अगर मैं ग्रेडिंग करूँ तो ग्रेडिंग भी नहीं करूँगा, क्योंकि कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आपके माँ-बाप के पैर की धूल नहीं हो सकता है। सर कुछ पुलिस ऑफिसर जो होते हैं, वो घूस लेते हैं, पैसे लेते हैं। अभी एक एसडीएम भी कुछ दिन पहले घूस लेते हुए पकड़ी गई है। उस पे क्या कहना है सर आप? भ्रष्टाचार एक कलंक है और जब भ्रष्टाचार आदमी करता है तो अपने कुल और वंश की मान मर्यादा तो उस पे कुल्हाड़ी चलाता ही है। हमारे एक महामहिम थे विष्णुकांत शास्त्री जी, जी, वो कहते थे भ्रष्टाचार कैंसर रोग ही नहीं है, देशद्रोह है। जी, सामान्य अपराध नहीं है, क्या है, देशद्रोह है। देश और देशद्रोह अगर कोई कर रहा है और जो आदमी ईमानदार है, वो न किसी से दबेगा, न किसी से डरेगा, क्योंकि उसको चाह गई, चिंता गई, मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ नहीं चाहिए सो ही शहंशाह। हमारी जब नौकरी लगी थी तो आईपीएस की तनख्वाह 400 रुपए थी, आईएएस की 450 रुपए थी। उसके कुछ दिन बाद पे कमिश्नर 750 हो गए। अब आपका गुजारा अगर आज की तनख्वाहों में नहीं हो रहा, आज का कांस्टेबल भी तब के आईपीएस से, तब के एसपी के बराबर आज का कांस्टेबल तनख्वाह पा रहा है। तब एसएसपी एसपी हम लोग होते थे तो एसी नहीं हम लोगों की कार में और घरों में नहीं रहते थे। आज ये सुखद संजोग है कि कांस्टेबल्स के घरों में भी एसी है और वो जी, भी टू व्हीलर फोर व्हीलर रखते हैं, जी, जो कि बहुत अच्छी बात है। जी, और मैं चाहूंगा कि जैसे भी जीवन शैली, क्योंकि तभी मैं मानूंगा कि अगर कांस्टेबल से लेकर डीजी तक की जीवन शैली, उसका ब्रेकफास्ट, उसका डिनर लगभग वैसे ही हो जैसा एक डीजी का हो, तब बात बनेगी। क्योंकि सिपाही खाए लाई चना और डीजी साहब खाए बर्गर और पिज्जा तो बात बनेगी नहीं। हुँ, अब इसके लिए जरूरी क्या है कि भ्रष्टाचार में अगर आपके अरमान 1 लाख महीने में, 2 लाख महीने में या 50,000 महीने में नहीं हो रहे हैं, आपके अरमान कभी 100 साल पूरे नहीं होंगे। नहीं होंगे। जैसे ओस से कभी कुआं नहीं भरा, आपके अरमान नहीं। घड़ी तो टाइटन की भी है, घड़ी रोलेक्स की भी है, ठीक बात है। कलम आपकी लक्सर की भी है, कलम आपकी पेरे कार्निंग की भी है और मॉब्ला की भी है। जी, लिखना आएगा नहीं, कलम चाहिए आपको 2 लाख की। जी, वक्त के पाबंद नहीं, लेट लतीफ जन्म के लटकते पटकते हर जगह देर पे पहुंचते हैं। हुँ, घड़ी बांधेंगे अब 12 लाख की। गाड़ी तो भाई हवा भी नेक्सॉन वगैरह है और मारुति की तमाम कार्स हैं जिनकी की एवरेज प्राइस 5 लाख है। अगर हमारा सिपाही खरीद सकता है लोन लेकर के, हवा भी खरीद सकते हैं। लेकिन अगर आपको मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू ही चढ़ना है तो मान के चलिए आप अपनी इज्जत दांव पे लगा दीजिए, कुल की इज्जत दांव पे लगा दीजिए। आपकी हिम्मत नहीं होगी, गाड़ी अपने नाम रजिस्टर करा लें आप। तो भ्रष्टाचार जो करता है और जो आदमी ईमानदार है, 1 पर्सन आर्मी होता है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं उसके सर। ऊपर गलत दबाव नहीं लगेगा और प्रकृति उसकी सहायता करता है। वो जिस चीज में हाथ लगा देगा वो सोना हो जाएगा। सोना और जो भ्रष्ट आदमी है वो सोने को हाथ लगा देगा तो वो गोबर हो जाएगा। जो ईमानदार आदमी है अगर सूखे पेड़ को छू ले तो हरा हो जाएगा, बेईमान हरे को छू ले तो सूख जाएगा। वो अगर ईमानदार आदमी अगर बीमार को देख ले तो वो स्वस्थ हो स्वस्थ हो जाएगा जाए। और बेईमान आदमी किसी स्वस्थ को देख ले तो आईसीयू में चला जाएगा। ठीक बात है सर। सर बस आपका बहुत टाइम ले लिया, 2 सवाल और लूँगा सर। सर जब हमारी टीम ने आपको कॉन्टैक्ट किया, तो हमारी टीम में बहुत ज़्यादा मतलब डर था आपसे बात करने का, क्योंकि उनके पास आपका डायरेक्ट नंबर था, आपसे बात करी। सर इतनी अचीवमेंट के बाद आप डाउन टू अर्थ कैसे हैं? आजकल लोग थोड़ी-सी अचीवमेंट में आसमान में उड़ने लगते हैं। गुरूर किस बात का और अहंकार परमात्मा का भोजन है। आपके चैनल के माध्यम से बता दूं, अहंकार परमात्मा का भोजन है। अहंकार अगर आ गया, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल, जी, प्राइड कम्स बिफोर अ फॉल। और दरअसल हमारा स्टेटस है क्या? मैं तो वो बैलगाड़ी का कुत्ता हूं जो नीचे चल रहा है। वो समझ रहा है कि बैलगाड़ी में बैलगाड़ी कोई और खींच रहा है। देने वाले परमात्मा है। और इसके अलावा अगर जिस दिन ये गुरूर है कि ये मेरा है, तो आप मान के चलिए महाभारत में भी इसका दृष्टांत है कि अर्जुन जैसे ही रथ से उतरे, रथ भस्म हो गया। जी, कैसे?
कि पीछे का ये पहला बाण है जी, कि जब तुम्हारा रथ जब था उसको बचाया किसने? कृष्ण भगवान ने। ये जी। हनुमान जी की ध्वजा है, इसने बचाया। जी, तो जो प्रकृति बचा रही है, माता पिता का आशीर्वाद बचा रहा है, उसको हल्का मत समझिए। जब मैं डीजीपी बना, लोग हमसे कहते थे, एक मिसाल आपको और दूंगा, कि आपकी आयु आपको साथ नहीं दे रही है, आप डीजीपी नहीं बन सकते हैं। दूसरी चीज, आपका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड, आपका कोई जैक नहीं है, आपका कोई गॉडफादर नहीं है। उनका नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, ठीक है, एडिशनल डीजी की पेंशन ले लेंगे, बहुत महत्वाकांक्षी नहीं तो। जब बन गया तो एक साहब ने 2 लाइन भेजी मुझे लिख करके, अजब इनकलाब दौरा तो देखो, अजब इनकलाब दौरा तो देखो, मंजिल उसे मिली जो शरीके सफर ही न था। आप तो रेस में ही नहीं थे, फिर भी आप डीजी बन गए, और भगवान ने ऐसा डीजीपी बनाया, मैक्सिमम टेन्योर जो 50 साल में मिल सकता था। जी, ददुआ ठोकिया इतने अलंकरण दिए, इतनी कामयाबी भी दी, जी, और आज आपके सामने बैठा हूं। और आप ये समझ लें कि इसका योगदान केवल आपका है, तो ये उससे बड़ा मूर्ख कोई होगा नहीं। इसके पीछे माता पिता की तपस्या, जी, परमात्मा का आशीर्वाद, पत्नी का की प्रार्थना, बच्चों का शुभकामनाएं। इब्राहिम लिंकन से भी किसी ने पूछा था, आप इतने लोकप्रिय राष्ट्रपति हैं, आप इतने ओजस्वी हैं, इसका कारण क्या है? आपकी वाक्पटुता, आपका व्यक्तित्व। उनका ना ना, मेरी बूढ़ी माँ कोने में बैठ करके जब भगवान से प्रार्थना करती, हाथ जोड़ के सुबह शाम, वो है मेरी शक्ति और वो मेरी कामयाबी का राज है। आपके दर्शक भूले ना, माता पिता का आशीर्वाद लूट लो, वरना पछताओगे। बस तो सर, बस कोई मैसेज हमारे व्यूअर्स और स्पेशली मेरे लिए। विराट जी, आपका नाम ही विराट है, और विराट होने के लिए कुछ तपश्चर्या करना पड़ता है। अपने जीवन में तपश्चर्या ले आइए। विराट और योद्धाओं के लिए कुछ चीजें बनी हैं और कुछ चीजें नहीं बनी हैं। जो चीज बनी है वो है एकाग्रता, कठोर परिश्रम, समर्पण, ईश्वर के प्रति निष्ठा। जो नहीं बनी है वो है मद्यपान, शराबखोरी, अय्याशी, फालतू की एक्टिविटीज और इस तरीके की चीजें। इनसे परहेज करें। योद्धा बनिए, जीवन में तपश्चर्या ले आइए, और जिस दिन तपश्चर्या आ जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति का यह संसाधन है कि वो कर्मयोगी बन सकता है। स्वामी विवेकानंद जी का एक वाक्य है, दोज हु आर नॉट योगीज आर स्लेव्स। जो योगी नहीं है वो गुलाम है। गुलाम। तो योगी बनिए। योगी बनने के लिए कोई ये नहीं कि आप गेरुआ वस्त्र पहन लें और संन्यास ले लें। मन, कर्म, वचन, आचरण से अपने को भोग और विलास से दूर कर लें, उसी समय आप योगी बन जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया, आप हमारे शो पे आए सर। आपसे बात करना बहुत सौभाग्य की बात है। थैंक यू सर। धन्यवाद कि आपका उत्कृष्ट मंच, और पता नहीं आपको किसी ने बताया नहीं बताया, मैं बताना चाहूंगा। कुछ लोग होते हैं आपकी तरह पवित्र, जब आते हैं तो कमरे में मालूम पड़ता है कि जैसे कि ध्यान केंद्र है, जैसे एक मंदिर हो जाता है। और कुछ जब आते हैं तो मालूम पड़ता है कि जैसे ये चीर घर से आए हैं, 50 कत्ल करके आए हैं। आप पहली श्रेणी में आते हैं, जहां जाते हैं तो आप लोगों को ध्यानस्थ कर देते हैं। ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।